नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा गांव मेरी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। केंद्र सरकार की ओर से लगातार महंगाई पर नियंत्रण न कर पाने और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में हो रही लगातार वृद्धि को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर विधानसभा से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों में किए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बढ़ते पेट्रोल की कीमत को लेकर भदोही में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इब्राहिमपुर में सेमरात नाथ तक एक विशाल साइकिल यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान जगह जगह रुककर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता को महंगाई के कारणों को बताया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी इन दिनों प्रदेश और केंद्र सरकार के जन विरोधी कानूनों और किसानों के खिलाफ पास 3 किसान विरोधी कानून को लेकर अभियान चला रही है और इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और आसपास के गांव के लोग इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए। तो ये साइकिल यात्रा आप देख रहे हैं। ये है कि गांव-गांव में जन लोगों के पास पहुंचकर समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताना है और ये सरकार जो जनता के विरोध में काम कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है, वो हमको बताना है। ये सरकार किसानों को भी नहीं सुन रही है। कई महीनों से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी वो सुन नहीं रही है। जिस तरीके से कोरोना काल में जो लोग हैं हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आए, जबकि राज्यों में बस की उनके पास में बस होने के बावजूद बस नहीं दी गई और उसके बाद कितने माताएं, बहनें, भाई सड़क पर मर गए, उसके आंकड़ा भी इन्होंने नहीं दिया। उधर हरदोई के विकासखंड तडियावा की ग्राम सभा पूरा बहादुर के मजरा रिक्का पुरवा में शौचालय के नाम पर कैसे खानापूर्ति हुई, यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां आपको ये जो शौचालय दिख रहे हैं, इनमें शौचालयों के सेफ्टी टैंक के लिए 1.5 से 2 फीट गड्ढे खोदकर खानापूर्ति कर दी गई। इन सेफ्टी टैंक के गड्ढों में कूड़ा करकट भरा हुआ है। साथ ही शौचालयों का रेडीमेड फाउंडेशन खड़ा कर दिया गया, जबकि शौचालयों के लिए आवंटित धनराशि में मानक के अनुसार सेप्टिक टैंक बनाने से लेकर ईंट, सीमेंट आदि का प्रयोग कर शौचालय का निर्माण कराया जाना था। उसके बाद भी शौचालयों में आज तक दरवाजे तक नहीं लगे। इसी कारण ग्रामीण आज भी खेतों में शौच के लिए जाते हैं, जबकि जिला ओडीएफ हो चुका है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहां पर आज भी ग्रामीणों को शौचालय नसीब नहीं है। उधर लोकतंत्र की आधारशिला कही जाने वाली ग्राम पंचायतों की आखिर तस्वीरें कितनी बदली हैं, पंचायत चुनाव से पहले आखिर गांवों का कितना विकास हुआ है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज राजधानी लखनऊ के गांव गांव पहुंचकर वहां की हकीकत देखी। क्या कुछ देखने को मिला है, आइए देखते हैं। ग्राम पंचायतों को लोकतंत्र की आधारशिला माना गया है और इन आधारशिलाओं पर कितना मजबूत ये लोकतंत्र बना है, ये जानने के लिए आज इंडिया न्यूज राजधानी लखनऊ के गांव में निकला हुआ है कि आखिर उन गांव में कितना विकास हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विकास खंड में हैं और ये यहाँ का भद्दी शीर्ष गांव है और हमारे पीछे हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ देख सकते हैं, अगर पहले स्वच्छता की बात करें तो इस गांव की स्वच्छता आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किस तरह जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और इसी कूड़े के ढेर के बीच में लोग रहने के लिए भी मजबूर हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से छप्पर के नीचे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ यहाँ के ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर उनके गांव का कितना विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? छोटे लाल, ये बताइए कि आपके गांव का कितना विकास हुआ इन 5 सालों में? अरे साहब मुझे बाबा मगर अब साहब हम पर तो नहीं पावा है। अच्छा, पिछली बार आपने क्या सोच के वोट दिया था आपने? साहब हम कहा साहब आ जाई तो कॉलोनी सलोनी सब दे साहब, कॉलोनी सलोनी दे खाली वहाँ लैटरिन दे बस। तो कहाँ यहाँ कैसे रह रहे हैं आप लोग? अब साहब यहाँ पर हम जानवर यहाँ पर परी हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? माइका। क्या कितना आपके गांव का विकास हुआ है? विकास तो सर जहिका दिन तो तैका बहुत दिन, जहिका नहीं दिन तो कुछ नहीं दिन। गांव में नाली, खड़ंजा, सड़क, नाली खड़ंजा, एक तरफ पे नाली एक तरफ पे नाली ही नहीं। जैके कहते कूड़ा आवे हर जगह, सब कहूँ साफ करे वाले यहाँ कुछ साफ ना पर पंचे साफ हाथ करो। खुद ही सफाई करती, सफाई कर्मचारी नहीं है? हाँ कोई नहीं है। कोई नहीं। लोग प्रधानी चुना के बड़े दिन जाते चलो ई भैया नहीं प्रधान दिन तो ई प्रधान को बना जाते, जो प्रधान ख्याल करी। बच्चा हो गया। अच्छा, अब क्या सोचा आपने, किस तरह से वोट दोगी आप? अब हम पर सोच रहे हैं कि जो प्रधान हमका चाहिए वही का समझ के दिन जाये, बाद में दिए या वो न दिए। अब समझ तो यह रहा कि चलो अगला दिन जाए भाई, अगला हमका दिए।
कुछ और लोग हैं जो आस पड़ोस के गांव के भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि पंचायत चुनाव आने वाला है, ऐसे में जनता क्या सोच कर अब वोट देने के लिए तैयार है? जनता यही सोचती है कि हमारे गांव का विकास और ये सब चीजें होना चाहिए, लेकिन जनता के मुताबिक कभी काम नहीं होता है। ठीक है, दो चीजें ये है, सबसे बेटर ये होना चाहिए डेवलप। प्रधान को गांव में एक बार महीने में 2 बार राउंड लगा के, जो यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहा है, जिस पर्पज से हर गाँव में एक कर्मचारी लगा रहता है, उसका काम क्या है, नाली साफ करना, उसको देख रेख के लिए है, कहाँ पे नाली जाम है क्या है वो करना चाहिए। यहाँ गांव के लोग जो जैसे हैं, जिधर एरिया डेवलप वाला है, वीआईपी लोग रहते हैं, उधर वो लोग डांट और धमका के प्रधान से साफ करवा लेते हैं। जो ये लोग हैं, जो गरीब लोग बेचारे हैं, तो इनकी तरफ वो लोग नहीं आ पाते हैं। तो जब वो लोग आ नहीं पाते हैं तो वैसे ही पड़ा रहता कूड़ा। इस पर प्रधान को भी मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। बिल्कुल, ये वो ग्रामीण है जो बड़ी उम्मीद से अपने ग्राम प्रधान, जो कि गांव का प्रथम व्यक्ति माना जाता है, उसको चुनते हैं कि आखिर गांव का विकास होगा, गांव कहीं ना कहीं साफ सुथरा बनेगा, लोगों का भी विकास होगा, क्योंकि जब गांव का विकास होगा तब लोगों का भी विकास होगा। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं इस गांव के हालात ऐसे हैं कि स्वच्छता से लेकर के लोगों के रहने के घर तक भी नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले पंचायत चुनाव में ये जो ग्रामीण जनता है ये किस तरह से अपना जवाब देती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय। 1 वर्ष के बाद कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में पठन पाठन शुरू हुआ। कोरोना के कारण लगभग 1 साल से बंद चल रहे स्कूलों में जब बुधवार को बच्चे पहुंचे तो अपने दोस्तों से मिलकर खुशी से झूम उठे। स्कूलों में भी बच्चों का स्वागत करने के लिए पहले से ही तैयारियां कर रखी थीं। प्राथमिक विद्यालय घराव में हाथ धोकर साबुन से रोग मिटाओ जीवन से लिखकर बच्चों का स्वागत कराया गया। तो वहीं दूसरी ओर प्राथमिक विद्यालयों में भी सीमित संख्या में बच्चों को बुलाया गया था और शिक्षकों की ओर से कोरोना की गाइडलाइंस के अनुसार कक्षाएं संचालित करवाई जा रही थीं। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया। थर्मल स्कैनिंग व मास्क को ठीक से पहनने के बाद ही उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। ध्यान रखा गया कि सभी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही बैठें। कोरोना काल में जहां बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई थी, वहां 1 साल बाद बच्चों की 1 से 5 तक के विद्यालय 1 मार्च से फिर से खुल गया है। ऐसे में जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पे बच्चों को बुलाया जा रहा है। प्रत्येक दिन हर दिन अलग अलग, किसी दिन क्लास 1 से 2 तक के बच्चों को बुलाया जा रहा है, किसी दिन 3 क्लास के बच्चों को बुलाया जा रहा है। ऐसे तमाम जो प्रोटोकॉल हैं, प्रोटोकॉल के तहत बच्चों को बुलाया जा रहा है, उन्हें शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में स्कूल खुलने के बाद बच्चों और अध्यापक के मन में क्या उत्साह है, क्या उनकी ललक है, कैसे 1 साल उनका बीता। कोरोना महामारी में 1 साल जो बंद थे, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा बंद था, वैसे में किस हिसाब से बच्चे और अध्यापक मन में क्या उत्साह थे, उसकी जानने के लिए हम प्राथमिक विद्यालय घोराव मौजूद हैं। आइए बात करते हैं अध्यापक से भी और बच्चों से भी। क्या नाम है बाबू? विश्वकर्मा। ये बताओ, कैसे 1 साल तुम्हारी पढ़ाई बंद थी, अब पढ़ाई मन लग रही है आपकी? जी बताइए, पढ़ाई मन लग रही है आपकी? हाँ। 1 साल तो खूब मस्ती की, कोरोना काल में पढ़ाई वगैरह हुआ था? हाँ। ठीक है। बच्चे ने भी बताया कि पढ़ाई, यहाँ बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं। बाकी भी बच्चे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? शुभम शर्मा। शुभम, बताओ कैसा लग रहा है अब 21 दिनों बाद स्कूल खुला है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल कैसा रहा तुम्हारा, कैसे पढ़ाई लिखाई चल रहा था या नहीं? ये पढ़ाई चल रहा था, ऑनलाइन चल रहा था कोरोना वायरस में। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे अध्यापक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसा रहा 1 साल? कोरोना काल में तो पढ़ाई वगैरह बच्चों के बंद थे, तो अब विद्यालय खुल गए, कैसा लग रहा है? सर जी बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। 1 साल तो बहुत ही मुश्किल भरा रहा, लेकिन हम भी उत्साह में हैं। जो भी स्कूल खुलने के बाद है, बच्चों को जो भी कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए उसके हिसाब से हम सारा काम कर रहे हैं। बच्चे आते हैं स्कूल में, पहले उनको जो है हम हैंड वॉश करवाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। उसके बाद हैंड वॉश करने के बाद बच्चों को सैनिटाइज कराया जाता है उनका हैंड। फिर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उन्हें क्लास में प्रॉपर बैठाया जाता है। जिन बच्चों के पास मास्क नहीं रहता उन्हें हम प्रोवाइड कराते हैं। और फिर कोविड को ध्यान में रखते हुए डे वाइज, वीक में 1 दिन में 2-2 क्लासें बुलाई जाती हैं। हर डे का अलग अलग है। एक क्लास के 50% बच्चों को बुलाया जाता है, जिससे कि मेंटेन रहे डिस्टेंसिंग भी और बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। कई बच्चों के मन में पढ़ाई को लेकर काफी उत्साह है, कहीं बच्चे कहीं दुख भी है। उनके मन में भी पढ़ने की इच्छा आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 साल बच्चों की जहाँ पढ़ाई बंद थी वहाँ पे तमाम चीजें थी कि पढ़ने मन नहीं लगेगी, जाहिर सी बात है। बाकी बच्चे भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटू? सैफ। जी सैफ। सैफ, बताओ कैसा लग रहा है विद्यालय खुला है? अच्छा।
पढ़ने में मन लग रहा है? कोरोना काल में कैसा बीता? जी खराब था। कैसे खराब था? जी कोरोना वायरस वजह से। देखिए बच्चों का भी कोरोना वायरस के चक्कर में पूरा साल खराब गया। पढ़ाई शिक्षा दीक्षा जो थी सब बंद हो गई। हम यहाँ मैम भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसा रहा कोरोना काल और किस हिसाब से जो कोरोना काल बीता, कैसे यहाँ पे पढ़ाई चला, क्या व्यवस्थाएं थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासें भी चल रही थी। तो ऐसे बात करते हैं मैम से। मैम कैसा रहा कोरोना काल? अब सर कोरोना तो बहुत महामारी लेके आया था, लेकिन फिर भी हम लोग अपना एडजस्टमेंट किए। बच्चों के प्रति जो हम लोग का कर्तव्य था वो हम लोग लगातार पूरा करते आए हैं, चाहे वो मोहल्ला शिक्षण के द्वारा हो, चाहे व्हाट्सएप द्वारा हो। हम लोग यही सोचें कि बच्चों का शिक्षण कार्य रुके न और उनमें लगातार शिक्षा के प्रति जागरूक हमेशा रहें। इसीलिए हम लोग अपना व्हाट्सएप द्वारा पढ़ाई करवाते रहे। मैम कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिसके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं होंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं थी आप लोगों की? हाँ सर, यही बहुत बड़ी समस्या थी। अब उन लोग को बुला लेते थे सर पढ़ने के लिए मोहल्ला क्लास में। यहाँ पे जो अध्यापक थे बता रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था। जिस बच्चों के पास व्यवस्थाएं नहीं थी एंड्रॉइड फ़ोन की, ऑनलाइन क्लासेस की, उन्हें मोहल्ला क्लास के जरिए उचित दूरी बना के बैठाने की व्यवस्था बना के उनको शिक्षा दीक्षा दी जा रही थी। सर मैं बताना चाहूँगी, हमारे प्रधानाध्यापक महोदय श्री अशोक कुमार मिश्र बहुत ही जागरूक हैं। वो 1 घंटा पहले आते हैं, बच्चों को ट्यूशन करवाते हैं। और ये सब बच्चे देखिए नर्सरी से आए हैं और बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। अभी इनसे टेबल पूछें तो सब इंग्लिश में बताते हैं, हिंदी में, दोनों सब। इन लोग का पढ़ाई के प्रति इतना ज़्यादा हम लोग अपने बच्चों की तरह देखते हैं और ये लोग भी बहुत खुश रहते हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया कि यहाँ जैसे कोरोना काल में विद्यालय 1 मार्च से खुला है, हम बच्चों को 1 घंटे पहले बुलाते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, उन्हें जो नहीं समझ में आता उन्हें पढ़ाते हैं। कैमरामैन रवीन के साथ आनंद देव पांडे। बनास से बनारस तक के कार्यक्रम में राज्यपाल ने गिर प्रजाति के 125 गाय किसानों को वितरित की। सदर आराची लाइन विकास खंड के शहंशाहपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने अपने हाथों से सांकेतिक रूप से 10 किसानों को गाय दी। गायों के पालन और पोषण के लिए बाकायदा किसानों को गुजरात में बुलाकर ट्रेनिंग दी गई थी। गिर गायों की प्रजाति को काशी में लाने का सारा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। अब इन गायों से किसानों को आर्थिक तौर पर और समृद्धि मिलेगी। इस मौके पर मंच से लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में पशुधन की हानि हुई है, जिसके चलते दुग्ध उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज हुई है। गिर गाय न सिर्फ दुग्ध उत्पादन बढ़ाएगी बल्कि लोगों को आर्थिक समृद्धि भी देगी। हरदोई के एक निजी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गर्भवती महिला को गलत इंजेक्शन दे दिया गया। उसके मुंह से झाग निकला और उसकी मौत हो गई। गर्भ में ही उसके बच्चे की भी मौत हो गई। यह आरोप उन परिजनों का है जो इलाज कराने आए थे। आपको बता दें कि गर्भवती महिला कोतवाली सिटी के ततेवरा गांव की रहने वाली थी। यहां से सबसे पास पड़ने वाला निजी नर्सिंग होम में प्रसव पीड़ा के बाद उसके परिजनों ने उसको एडमिट करवाया था। एडमिट कराने के बाद परिजनों का आरोप है कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ी, जिसके बाद उसके शरीर में दाने निकल आए। अब परिजनों ने स्टाफ से शिकायत जब की तो वहां मौके पर धक्का मुक्की हो गई। एक इंजेक्शन दिया गया जिससे कि फौरन मरीज के मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी मौत हो गई। तुरंत पुलिस और सीएमओ मौके पर पहुंच गए। सीएमओ ने जानकारी दी कि महिला मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन सीएमओ कितना सच बोल रहे हैं ये जांच का विषय है। हालांकि सीएमओ ने जांच की बात भी कही है। विनीता वाइफ ऑफ भंवरलाल राधा नगर के निवासी हैं। ये भर्ती होने के लिए यहाँ आए थे और इनको जो है रेफ़र कर दिया गया था। ये जो है आज ही 7:40 AM पर आए थे और उनको 8:15 AM पर रेफ़र कर दिया गया। इनके जो है पेट में दर्द की शिकायत थी, उसको लेके आए थे। रेफ़र के समय रास्ते में जो है ले जाने में उनको देर हो गई किसी कारणवश, ऐसा बताया जा रहा है, और वहीं पर उनकी डेथ हो गई, जैसा कि जो है लोगों द्वारा बताया गया। इसकी जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। जैसी जांच रिपोर्ट आएगी
उधर अयोध्या हनुमानगढ़ी के दबंग बाबाओं की गुंडागर्दी देखने में आई है। दलित छात्र नेता अजय आजाद को जमकर पीटा है। दबंग बाबाओं की करतूत कैमरे में कैद हो गई। 2 दिन पहले कहासुनी के मामले में जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। दबंग बाबा मामा दास के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। अब बात सीतापुर की, जहां पर ओबीसी को दलित बताकर जमीन का बेनामा कराया गया। भट्टा मालिक ने जाति के साथ पता भी बदला। खरीदी हुई जमीन पर भट्टा मालिक का कब्जा है। भट्टा मालिक और उसके 2 भाइयों के खिलाफ अब शिकायत दर्ज हुई है। जालसाजी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम की ओर से मुठभेड़ के दौरान 5 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिनके कब्जे से 20 हड्डियां और 2 अवैध शस्त्र, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी बताए जा रहे हैं, जिनके विरुद्ध पहले से ही भारतीय दंड संहिता व वन संरक्षण अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद डिप्टी डायरेक्टर मनोज सोनकर की माने तो इससे पहले इसी मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से बाघ की खाल बरामद की गई थी। इसके बाद इन 5 शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। हाथरस जिले के सासनी क्षेत्र के गांव में किसान की हत्या के चर्चित मामले में पुलिस ने 2 इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों अभियुक्तों रोहिताश और निखिल पर सुबह ही पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। अभी मुख्य आरोपी गौरव उर्फ रुद्राक्ष पंडित पुलिस की पकड़ से दूर है। उस पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बता दें कि अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि सोमवार को खेत में आलू की खुदाई करवा रहे किसान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। करीब 2.5 साल पहले किसान ने मुकदमा दर्ज कराया था कि गौरव ने उसके घर में घुसकर उसकी बेटी से छेड़छाड़ की। अब गौरव इस मुकदमे को वापस लेने और उनकी छोटी बेटी से शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। मृतक की बेटी ने 4 नामजद समेत 6 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। और इस मामले को लेकर एसपी का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। थाना सासनी क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में हुई हत्या की घटना के संबंध में पीड़ित परिवार द्वारा 4 लोगों को नामजद करते हुए हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिनमें से एक नामजद आरोपी ललित शर्मा को थाना सासनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है तथा जो उसमें शेष वांछित हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु इन पर इनाम घोषित किया गया है। इस प्रकरण में 2 वांछित रोहताश तथा निखिल, इनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है तथा गौरव शर्मा की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस अब बदमाशों पर, भूमाफिया पर और शराब माफिया पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही एक शराब माफिया का मामला फिरोजाबाद में देखने को मिला है। जिलाधिकारी के आदेश पर थाना खैरगढ़ पुलिस ने शराब माफिया सुखबीर सिंह यादव की 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया और संपत्ति जब्त करने के बाद गांव में ढोल नगाड़े बजाकर उसकी मुनादी भी करवाई। सुखबीर सिंह यादव की संपत्ति बीदरका गांव में थी। इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे कुर्क कर सील कर दिया गया है। जब्त की गई संपत्ति में 3 गाड़ी और 2 प्लॉट के साथ 1 गोदाम है। एसएसपी का यह कहना है कि यह संपत्ति इन माफियाओं ने काली कमाई से अर्जित की है। वहीं भदोही जनपद के गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक चक निरंजन गांव के रहने वाले जोखम तिवारी का अपहरण करने का आरोप उनके परिजनों ने 4 लोगों पर लगाया था। मामले में आईपीसी की धारा 364, जिसके मुताबिक हत्या की नियत से अपहरण करने के साथ ही और भी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। तो फिलहाल मेरा गांव मेरी खबर में बस मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।